आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डिजिटल यूट्यूब मीडिया। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, वो जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद है श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई साहब दिनेश जी राणेजा। पहले तो इनका बहुत बहुत स्वागत। आज इनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। भाई साहब से हमारा पहला सवाल रहेगा, श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ क्या है, वो इसका क्या क्या उद्देश्य है? श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ एक सामाजिक संगठन है। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहते हैं और हमारा सामाजिक सद्भाव बढ़ाना, सामाजिक एकता को बढ़ाना, यही मुख्य मुद्दे लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। परशुराम सेना कैसे बनी, इसके पीछे का क्या कारण है? कि परशुराम सेना बस ऐसे ही गांव में बैठे थे, लोगों के जब दूसरे समाजों में हम लोग अपनी एकता देखते थे और ब्राह्मणों में जिस प्रकार देखते थे कि मैं गौड़ हूँ, मैं पारिक हूँ, मैं गुजर गौड़ हूँ, और सबने अपनी अपनी अलग महासभाएं बना रखी थी। और जब युद्ध के साथ हम लोग उठते बैठते थे, हमारे भी काफ़ी मित्र थे जो ब्राह्मण में भी अदर समाज से उपजातियों से आते थे। जैसे कोई राजपुरोहित मेरा मित्र था, कोई पारिक मेरे मित्र थे। हम लोग बैठे बैठे हमेशा यही करते थे कि अब ब्राह्मणों में एकता की ज़रूरत है। हम लोगों को इन विकारों में नहीं पढ़कर कि मैं राजपुरोहित हूँ, मैं पारासर हूँ, मैं पुष्करना हूँ, मैं गौड़ हूँ, मैं गुजर गौड़ हूँ, हमें एक विशाल समाज का निर्माण करना चाहिए। तो ऐसे ही बैठे बैठे बस सबके मन में ये विचार था और फिर एक कार्यकारिणी का गठन हुआ, परशुराम यात्रा। क्योंकि उस समय हम देखते थे हर समाज की कोई ना कोई यात्राएं निकलती थी, अलग अलग उत्सव मनाए जाते थे, लेकिन ब्राह्मण समाज का किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई उत्सव नहीं मनाया जाता था। तो हमें पता चला परशुराम जयंती जो अक्षय तृतीया को मनाई जाती है, तो हमने बस यूं ही बैठे बैठे परशुराम जयंती को मनाने के उद्देश्य से लोगों के साथ संपर्क साधने की कोशिश की। और जब लोगों से संपर्क साधा तब लोगों से ये रिव्यू सामने आया कि भाई ब्राह्मण समाज में एकता नहीं है और आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, तो क्यों ना आप पूरे राजस्थान के लिए ये जो भी कार्य करो, ये ना सिर्फ अपने कस्बे के लिए, ना सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए करो। क्योंकि आप में ऊर्जा है, आपके पास एक टीम है, और उस टीम का अगर नेतृत्व ये जो आप कार्य करो, ये अगर यही कार्य क्षेत्र के लिए ना करके अगर पूरे राजस्थान के लिए किया जाए तो उत्तम होगा। फिर विचार आया एक संगठन बनाना चाहिए। हमने कई सारे संगठनों से संपर्क भी साधने का प्रयास किया, लेकिन देखते हैं लोगों ने सिर्फ संगठन बना के रखे हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। वो लोग फोटो खिंचवाते हैं, धरातल पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं था। समाज लगातार पीड़ित हो रहा था। समाज के व्यक्तियों की हत्याएं हो रही थी, मामलों को दबाया जा रहा था, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, सामाजिक उत्थान का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर हमने सोचा कि किसी ऐसे संगठन से, जो कई संगठनों का हमें ये भी बताया कि कोई 5 साल पुराना संगठन है, कोई 10 साल पुराना संगठन है। अब हमें ये महसूस हुआ कि उन संगठनों में जुड़ के फायदा होने वाला नहीं है जिन्होंने 5 साल पुराना संगठन होने के बाद में भी समाज के लिए कुछ नहीं अच्छा किया है। तो फिर विचारधारा को परिवर्तित करने का विचार आया कि अब एक ऐसी विचारधारा को जन्म देना चाहिए जो इन सब संगठनों से परे हटकर कार्य करे। समाज को एक समुचित न्याय दिलाने की व्यवस्था की जाए और समाज के न्याय की लड़ाई के लिए प्रत्येक युवा को संगठित कर सामाजिक रूपरेखा में या सामाजिक जो परिवेश है उसमें ढालने का प्रयास किया जाए। बस इसी विचार को लेकर हम लोगों ने परशुराम सेना का निर्माण किया और भगवान की दया से, प्रभु ईश्वर परशुराम जी की कृपा से संगठन ने 4 साल में, हमने सोचा था सिर्फ राजस्थान के लिए, लेकिन आज ये संगठन राजस्थान ही नहीं अपितु हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, MP और पंजाब लगातार वृद्धि कर रहा है और लगातार युद्ध का एक बहुत बड़ा जनसमूह हमारे साथ जुड़ रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आपका संगठन राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में कई राज्यों में है। अब तक आपके संगठन में कितने नियुक्तियां हो चुकी हैं? नियुक्तियां तो देखिए, हमने पहले ही कहा था, हम कागजों में विश्वास नहीं रखते। हम प्रमाण पत्र देकर संगठन के सदस्य नहीं बनाते। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम विचारधाराओं को परिवर्तित करने के लिए आए थे। ये संगठन नहीं है, ये एक संघर्ष की परिभाषा है। हम एक ऐसी संघर्ष की परिभाषा लिखना चाहते हैं जो आज तक 75 सालों में कभी समाज ने महसूस नहीं की। हम लोगों के दिलों में छाप छोड़ना चाहते हैं, न कि संगठन के प्रमाण पत्रों में अपना नाम अंकित करवाना चाहते हैं, उन कागज के पत्रों में अपना नाम अंकित करवाना चाहते हैं। वैसे तो प्रमाणित संख्या का आंकड़ा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि हमने सबको इंडिविजुअली अपनी जिम्मेदारी सौंप के रखी है। लेकिन
एक अनुमानित आंकड़ा मैं आपको दे सकता हूं कि राजस्थान और पूरे भारत में लगभग 1.5 लाख परशुराम सैनिक इस समय कार्यरत हैं और 1.5 लाख से 3 लाख होते हुए उन्हें समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो लगातार निरंतर प्रयासरत हैं और समाज में एक बहुत उन्नत तरीके से जन जागृति अभियान चला रहे हैं। जैसा कि सर आपके संगठन का नाम श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ, इसके पीछे का क्या कारण है, ताकि आपने यही नाम क्यों चुना? जी देखिए, परशुराम सेना चुनने का मतलब ये हो गया कि हमें एक, चूंकि हमने पहले भी देखा है और कुछ अध्ययन भी किया है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, हमने देखा है कि एकता तभी आती है जब एक झंडा, एक नाम और एक काम के आधार पर चले। और हमने ये भी देखा है कि भगवान परशुराम जी ने अत्याचारों के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध हमेशा आवाज़ उठाई, अत्याचारियों का विनाश किया। और जब समाज में इस तरह का अत्याचार हो रहा था, अत्याचार बढ़ रहे थे, समाज की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, उस समय हमें लगा कि अब भगवान परशुराम जी ही हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं, चाहे वो सामाजिक एकता हो, सामाजिक संभाव हो। और यही एकमात्र ऐसे ब्राह्मण समाज में एकमात्र ऐसे देव पुरुष हैं जिन्होंने न सिर्फ किसी गोत्र के लिए, न सिर्फ किसी उपजाति के लिए, अपितु पूरे ब्राह्मण समाज के लिए और पूरी मानव समाज के लिए कार्य किया। तो इनका नाम रखना ज़्यादा उचित लगा, इसीलिए हमने परशुराम सेना नाम चुना। जिस समय आपने विप्र कल्याण बोर्ड की मांग की थी, उस समय आपकी सरकार से क्या क्या मांगे थी? जी देखिए, सबसे पहली मांग थी विप्र कल्याण बोर्ड का, चूँकि सरकार का मैनिफेस्टो में अंकित था कि सरकार जीत कर आती है तो उसके बाद विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। हमारे कई सारे ब्राह्मण संगठनों ने भी उस समय आह्वान किया था कांग्रेस के पक्ष में वोट करने का। उस समय ब्राह्मण समाज ने पूर्ण रूप से कांग्रेस को समर्थन दिया था, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो हमने बस सत्ता में आने के बाद में यही रखा था कि सबसे पहले तो विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। दूसरा हमारा ये था, जो सरकार ने अभी हाल ही में कर भी दिया है, और दूसरा हमारा ये था कि विप्र कल्याण की जो अध्यक्षता है वो ब्राह्मण ही करेगा। ये विधान में दिया जाए कि उसकी अध्यक्षता हमेशा ब्राह्मण और ब्राह्मण संगठनों के अधीन रहेगा वो, ताकि हम लोग अपने समाज के निचले वर्ग तक कैसे भी करके, मतलब जो नीचे का व्यक्ति है उस तक उसका लाभ पहुंचा पाए। तो सरकार ने ये दोनों चीजें मांगे पूरी की है। उसके अलावा जैसे पुजारियों को भत्ता है, तो विप्र कल्याण बोर्ड के माध्यम से जैसा कि हमारी बातचीत हुई है, पुजारियों को भत्ते वाली, वेतन वाली जो व्यवस्था है वो भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको भी इसमें लाभ पहुंचाया जाए, जो पुजारी वर्ग वगैरह है। और तो चौथी जो हमारी सबसे मुख्य मांग थी, आज हम लोग देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज पर हर कोई मुंह उठाकर कुछ भी अनाप शनाप बोलने की कोशिश करता है। ब्राह्मणों को विदेशी बोला जाता है, ब्राह्मणों को मनुवादी बोलकर मारने की बात कहते हैं, ब्राह्मणों की ब्राह्मणत्व को खत्म करने की बात करते हैं। कई मंदिरों में पुजारियों के ऊपर निंदनीय हमले किए गए हैं, घसीट कर मारा गया। आपने भी देखा, अभी थोड़े दिनों पहले करौली के अंदर भी एक पुजारी की जलाकर हत्या कर दी गई थी। उसी के कुछ दिनों बाद ही फिर एक पुजारी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी, फिर एक महिला की हत्या कर दी गई थी। तो ऐसा करके, ये तो सिर्फ एक करौली क्षेत्र की घटना बता रहा हूँ। मैनपुरी के अंदर एक ब्राह्मण बच्चा जो पानी लेकर, मतलब पानी, जब शिव जी के उस शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जा रहा था, जलाभिषेक करने के लिए जा रहा था, तो उसे मूत्र पिलाया गया जबरदस्ती, उसने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तो ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं हमारे सामने आई। तो अब हमें लगता है कि अब ब्राह्मणों को संरक्षित करने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता है। तो हमने अपनी मुख्य मांग ये रखी थी कि अब सरकार को ये करना चाहिए कि इस समाज को, जिसने सदैव दूसरों का फायदा किया है, सदैव परहित में अपने आप को समर्पित किया है, अब इस समाज को अगर सुरक्षित करना है, क्योंकि अगर ये समाज सुरक्षित नहीं रहा तो भारत का जो ताना बाना है, भारत का जो सौहार्द है, वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। भारत के इस समुदाय ने, जो ये जाति है ब्राह्मण जाति, इसने सदैव सभी समाजों में परस्पर सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया है। अगर ये सुरक्षित नहीं रही तो पूरे भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अतः इसके लिए कठोर कानून बनाया जाए, ब्राह्मण एक्ट की निर्माण कर समाज के ऊपर जो प्रहार किए जा रहे हैं उनकी रोकथाम की जाए। सर, देश में कहीं ब्राह्मण संगठन है, पर इनमें से परशुराम सेना अपने हिसाब से अलग दिखती है, इसके पीछे का क्या कारण है? जी, अलग दिखने का कारण तो युवा शक्ति है, क्योंकि युवा हमारे साथ है और युवाओं को एक क्रांतिकारी सोच चाहिए थी, जो हमने समाज को देने का प्रयास किया। एक ऐसी सोच कि हम अपना हाथ अपनों के साथ, क्योंकि हमने पहले नारा दिया था
कि हमारा हाथ हमेशा अपनों के साथ रहेगा। और ये धीरे 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 4 साल का समय लगा है, 4 से 5 साल हमें फिर इस फील्ड में काम करते हुए हो गया है। धीरे 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 ये जो वाक्य है ये यथार्थ में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज ये तो मतलब हम तो अपना कर्म करते हैं। अब ये आपको इनपुट कहाँ से मिलता है कि हम ही टॉप पे चल रहे हैं या हमारा नाम सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है? ये भगवान की कृपा है और समाज की युद्ध के जितना युवकों ने हमारा साथ दिया, नौजवानों ने हमारा साथ दिया, बस ये उसी का परिणाम है। मैं तो यही मानता हूँ। आने वाले समय में श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ के विस्तार के लिए आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं? जी, विस्तार के लिए राजस्थान में कार्यकारिणियों की बूथ लेवल पर हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि 2023 में चुनाव भी है, तो हम लोग बूथ लेवल पर सदस्यों को सदस्यता अभियान चलाएंगे, जहां हमारा एक छोटे से छोटे गांव, कस्बे, ढाणी तक हमारा कार्यकर्ता मौजूद रहेगा। उसके अलावा उच्च लेवल पे भी हम लोग अपने नियुक्तियां करेंगे, राजस्थान में भी करेंगे। अभी तो पूरे भारत में, जहां राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, सब जगह का संगठन चल रहा है, तो सभी में इसी तरह पर हम लोग नियुक्तियां करने जा रहे हैं। हर जगह से एक फील्ड से एक व्यक्ति को उठाया जाएगा, उसके समाज के उत्तरदायित्व से नवाजा जाएगा। समाज के हर कार्य में दिनेश जी राणेजा आगे देखने को मिलते हैं। क्या दिनेश राणेजा आने वाले समय में राजनीति में उतरेगा? जी, ये तो देखो वक्त बताएगा, क्योंकि जो समाज चाहेगा और जो समाज की जरूरत होगी उसे दिनेश राणेजा हर हाल में पूरा करने का प्रयास करेगा। अब चाहे वो राजनीतिक लेवल पर राजनीति में उतरकर अगर पूरा करना पड़े, तो मैं दूसरे संगठनों की तरह ये तो नहीं कहूँगा कि मैं राजनीति नहीं करूँगा। जिस कार्य से मेरे समाज को फायदा पहुंचे, जिस कार्य से मेरे युवाओं का उत्थान हो, जिस कार्य से मेरे समाज के युवा पीढ़ी जो इस समय प्रताड़ित हो रही है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आप भी जानते हैं अच्छे से, उन मुद्दों को पूरा करने के लिए जो भी दिनेश राणेजा को करना पड़ा, चाहे राजनीति करनी पड़ी, तो करूँगा। अगर आप राजनीति में उतरोगे तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करोगे? देखिए, पार्टियों की विचारधारा को लेकर मैं किसी भी राजनीति में नहीं उतरूंगा। मेरी विचारधारा मैंने स्पष्ट की है। मैं अपने समाज के कल्याण के लिए उतरना चाहता हूँ। ये एक समाज ऐसा था जो शुरू से राजनीतिक पार्टियों से उपेक्षित रहा है। राजनीतिक, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, प्रत्येक पार्टी ने इस समाज की उपेक्षा की है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर राजनीति में उतरने का कभी मौका पड़ा तो मैं अपने समाज को वहाँ स्थान दिलाने का प्रयास करूँगा और मैं समाज की राजनीति करूँगा, ना कि किसी पार्टी की राजनीति करूँगा। सर, सुनने में आया है कि आप बिहार की आशुतोष जी की पार्टी को राजस्थान में ला रहे हो, ये बात कहाँ तक सही है? जी, एक विचार तो था, और अब देखो हमारा दोनों का टाइप भी हुआ था, हमने उनसे बातचीत भी की थी, लेकिन अभी तक उस मामले में गठबंधन या सहमति नहीं बनी है। जो भी सहमति बनती है आपको जरूर इसके बारे में बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ बातचीत है और अभी फ़िलहाल कोई खास नतीजे पर बात नहीं पहुंची। सर, उत्तर प्रदेश चुनाव में आपने कांग्रेस प्रत्याशी नेहा तिवारी को सपोर्ट किया है, इसके पीछे का क्या कारण है? जी, इसमें देखो मैं समझ सकता हूँ, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैंने कांग्रेस को लेकर समर्थन किया होगा, लेकिन नेहा तिवारी जी, बताऊँ आपको, खुशी दुबे की बहन है। और खुशी दुबे एक ऐसी महिला है उत्तर प्रदेश में जो आज सबसे ज़्यादा, मतलब ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित किसी को किया जा रहा है, 3 दिन की बहू, 3 दिन पहले वो ब्याह करके आती है, सरकार उसको उठाकर जेल में डाल देती है, खून की उल्टियाँ तक हो रही है, किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई भी अपराध अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। ना ही वो उस विकास, जो वो हत्याकांड हुआ था, जो वहाँ का कानपुर का जो हत्याकांड हुआ था, ना ही वो उसमें सम्मिलित थी, लेकिन फिर भी सरकार ने उसे प्रताड़ित किया है और सरकार ने उसे हमेशा जेल में रखा, उसके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया। और उसी की बड़ी बहन है ये नेहा तिवारी, जिसे कांग्रेस ने अपने सीट पे कांग्रेस की सीट पे वो चुनाव लड़ रही है। तो हमारा सबका ये फर्ज बनता है कि हम सब, चलो हमने प्रयास किया खुशी दुबे को बाहर लाने का, हम सभी संगठन, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि परशुराम सेना ने प्रयास किया, उसमें सारे ब्राह्मण संगठनों ने प्रयास किया, लेकिन हम लोग विफल रहे, क्योंकि सरकार ढीठ है, सरकार नहीं सुन रही है, सरकार को किसी की नहीं पड़ी है। तो क्यों ना हम नेहा तिवारी को विधानसभा में भेजकर उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करवाएं। तो बस यही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को लेकर
हमने नेहा तिवारी के लिए अपील की है। बहन है, हमारे समाज की बेटी है और पूरे समाज को एकजुट होकर उन्हें वोट देकर उन्हें विधानसभा में भेजने का अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। और बहन से ये आग्रह करना चाहिए कि आप अब हमने आपको भाई हमारे पास में जो पावर था, वोट का पावर था, वो भी हमने आपको दे दिया, तन दिया, मन दिया, धन भी दिया, और अब जो लास्ट पावर था वोट का पावर, वो भी हम देकर कि भाई हम अपने परिवार के साथ हमेशा बने हैं। आपकी 5 जनवरी को जो रैली होने जा रही थी, ब्राह्मण आक्रोश रैली, उसमें आपकी सबसे बड़ी मांग थी विप्र कल्याण बोर्ड की। जी, सरकार ने इस मांग को मान लिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सरकार ने समय रहते मांग लिया है, उसके लिए मैं राज्य सरकार का, राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। राजस्थान सरकार ने हमारे समाज की भावनाओं का सम्मान रखा और विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया। और दूसरी जो हमारी मांग थी, महेश शर्मा जी को उन्होंने अध्यक्ष नियुक्त किया, उसके लिए भी महेश जी शर्मा को भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और आशा करेंगे कि समाज का कल्याण उनके कर कमलों से परम ऊंचाइयों को छुएगा। और दूसरा, जैसे ये तो कर दी है, लेकिन ब्राह्मण एक्ट की मांग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हमारा आगे सरकार से ये निवेदन है कि जो चौथी हमारी मांग थी कि ब्राह्मण एक्ट का निर्माण कर समाज को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि हाल ही के कई वर्षों में, पिछले कई वर्षों में ब्राह्मण समाज पर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हुए, कई सारी हत्याएं हुई है, कई सारी नाजायज चीज़ें हुई है, कई जगहों पर हमने भी प्रयास किया था, कई समाजों पर उल्टे सीधे कमेंट पास किए जाते हैं, टिप्पणियां कर दी जाती है, भगवान के साथ अभी मंदिर में परशुराम जी की मूर्तियां तोड़ी गई थी। तो ऐसी ये चीज़ें, घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इनसे सामाजिक सौहार्द खत्म होता है। और हम चाहते हैं कि समाज को सुरक्षा देने के लिए सरकार कोई कठोर कानून उठाए और ब्राह्मण एक्ट की मांग को भी जल्द से जल्द पूरा कर समाज की भावनाओं को सम्मान दे। सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड क्या है, वो इससे समाज के युवाओं को और समाज को क्या फायदा होगा? जी देखिए, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड जैसे वो होते ना, एक तीर से कई सारे निशाने लग सकते हैं। हमारे समाज के युवाओं को रोजगार की सुविधाएं मिलेगी, विधवाओं को, जो जिनके घर में कमाने धमाने वाला नहीं है, उनको भी सहायता प्राप्त होगी। जो चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। आगे की एजुकेशन, हायर एजुकेशन की व्यवस्था भी इसके द्वारा की जा सकती है। अभी योजनाएं बननी बाकी है, लेकिन निश्चित रूप से समाज के निचले से निचले वर्ग तक इसका फायदा पहुंचेगा। और आज एक साल की बात नहीं, ये आने वाले कई 100 वर्षों तक इससे समाज का प्रत्येक वर्ग प्रभावित होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी, जय श्री कृष्ण।